से रही हमारे आदरणीय सदस्यों के द्वारा कि मूँग पर हम कैसे इसका प्रयोग कर सकें, मूँग में किस तरह से हम इस कॉम्बो पैकेज का उपयोग कर सकें, उसको उपयोग में लाएँ। इस पर आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी जो कि हैदराबाद से हैं, लगातार योगाहार में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अनुभव सुनाते हैं और आपके साथ ही आदरणीय सभी सदस्यों का पुनः-पुनः धन्यवाद और मैं सीधे चलता हूँ आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी आपके पास कृपया आप आएँ और आज की इस वार्ता का शुभारंभ करें कि क्या धान की जैसे ही हम मूँग में भी ये प्रैक्टिस कर के इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो कैसे? साथ में अन्य आदरणीय किसान सदस्य आपसे प्रश्न भी करेंगे, जिज्ञासा भी रखेंगे। आपके साथ ही जुड़े हुए हैं गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से इसमें किसान और एक कैमरे के साथ बहुत सारी किसान बंधु भी सम्मिलित हैं। तो पुनः स्वागत सर। आपका माइक खोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आदरणीय रेड्डी जी आप माइक ऑन नहीं है। रेड्डी साहब आप म्यूट करिए, म्यूट है। एक ये जो दूसरे नंबर का लेफ्ट साइड से दूसरे जी लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर का वो जो आड़ी रकील दिख रही है उसको उंगली छुआ दीजिए, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर का। अरे मुन्नीलाल साहब जिंदगी हो गई दबाते हुए। सही होता, हंस तो रहे हो। आप ही की नकल आज हम कर रहे हैं। आ रहा है ना? Venkat sir, kindly press this capsule button. जी कृपया आप ये वार्ता को जारी रखिएगा। आदरणीय मेहरा सर से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप वार्ता जारी रखिए, मैं तब तक आदरणीय से संपर्क करता हूँ। जी ओम। पहले तो सब अपने अपने माइक बंद कर लें, जिसमें कि वो आए गए हैं, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल परेशानी है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय दिनेश जी उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो आज हमने वेंकट जी को इसलिए बुलाया है कि मूंग की खेती शुरू होने वाली है और उसमें जी एक मिनट आवाज आ गई? आ रहे क्या? हाँ, जी जी जी, जी। हाँ ठीक है, ठीक बोलिए। बढ़िया आवाज आ रही है। और आप जो है आज का जो विषय है कि मूंग की खेती हमारे मध्य प्रदेश में और इस तरह पर शुरू होने वाली है, तो उस पर केंद्रित करते हुए आप अपना वक्तव्य दें कि किस तरह से मूंग में आपकी पद्धति कारगर होगी। जी ओम। मैं अभी मैंने सुना एक फार्मर किसान कोस्टल आंध्रा से, उन्होंने क्या करे, अभी धान का फसल 1 एकड़ में पूरा गिर चुका हुआ, वो हवा से या ज्यादा ग्रोथ होने से गिर चुका।
और उसको काटने में बहुत दिक्कत हुआ, वो मशीन भी नहीं काटने सके, और आदमी से भी लेबर से भी काट नहीं सकते थे। वो उन्होंने क्या करे, वो ऐसे ही जुताई कर दिया उसको, वो फसल को जमीन में जुताई करके 1-2 महीना 1.5 महीना ऐसा रख के, फिर क्या बोलते, मूंग नहीं, दूसरा वो वाइट वाला, दूसरा दाल, वो दाल डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, अभी वो भरपूर फसल आया। उसमें मेरा वीडियो सुनने के बाद उन्हें खरपतवार का कुछ पेंडी मितालन डालते थे, उन्हें पेंडी मिताल बाजू में दूसरा फसलों, और उसमें पेंडी मितालन नहीं डाला, वो खरपतवार का दवा। फिर वो एक भी खरपतवार नहीं आया, भरपूर फसल आया उसको। फिर यही रिजल्ट अपना वीडियो देखने के बाद उन्हें फोन करके बताया, ऐसा है, मैं ऐसा ऐसा जुताई करा धान, वो घास के साथ सब। ये है रिजल्ट एक एक फार्मर का। और दूसरा महाराष्ट्र का फार्मर है एक, महेश, उन्हें उनका बोलना है ऐसा है, मैं साहब आपका वीडियो आने तक मैं गेहूं बोया, वो 25 दिन हो गया था। फिर मैं आपका वीडियो सुन के गेहूं को ऐसी छोटा मोटा थोड़ा बारीक करके, जैसा खनकी जैसा करके डाला गया उसमें, वो भी भरपूर फसल आया और खरपतवार नियंत्रण हो गया। मगर मेरे तो उतना यकीन नहीं, दूसरों को भी यकीन नहीं होता। बोल रहे सच सर, मैं सब लोग यही बोल रहे तुम रातों रात कुछ करे क्या, मगर ये सच है साहब, मैं तो झूठ बोलने का मेरा क्या है, बोल रहे ये। हाँ? ये जी दोनों मूंग अगर आप मूंग डालना है तो पहले जुताई में भी थोड़ा डालना है, या कनकी या गेहूं को थोड़ा बारीक छोटा मोटा पीस के उसको पाउडर डालना, पाउडर पूरा पाउडर भी रहना, थोड़ा मोड़ा मोड़ा कनकी जैसा रहना हो। 1 एकड़ को 100 किलो ऐसा डाल के जुताई करके, फिर वो जुताई करने से थोड़ा गहरा ही जाएगा, मगर नमी से, वो जमीन का नमी से वो माइक्रोब्स डेवलप होगा। वो माइक्रोब्स डेवलप होने से वो खरपतवार को नहीं, वो करना टेस्ट ट्रायल से चल रहा है। मगर धान में तो नमी रहेगा कैसा तो भी, वो माइक्रोब्स बढ़ेगा, वो खरपतवार को खा लेता है, ये सब हो रहा है। इसमें भी देखना पड़ेगा क्या होता क्या है, थोड़ा ऐसे ही ट्रायल्स 1-2 गज में, थोड़ा छोटा छोटा एरिया में आप ही पहले करके देखो, 1-2 गज में 4 गज में ऐसा कनकी डाल के, नहीं तो गेहूं टूटा हुआ, गेहूं टूटा हुआ, वो गेहूं भी डाल के देखो, नहीं तो आटा डाल के देखो, पूरा आटा पीस के, कौन से अच्छा रिजल्ट देगा आप ही महसूस कर लेगा सब लोग अपने आप खेतों में। दिनेश जी और जी, बताएं। जी, जी। तो कुल मिलाकर आदरणीय वरिष्ठ सदस्य, आदरणीय किसान बंधुओं, ये बात सामने आई है कि आदरणीय वेंकट रेड्डी जी ने जो धान की कनकी है, चावल की कनकी है, उसका प्रयोग चावल में ही किया है। लेकिन अब दूसरे किसान इसी का प्रयोग, चावल की कनकियों का प्रयोग और यहाँ तक कि गेहूँ की कनकियों का प्रयोग दूसरी फसलों में, दलहनी फसलों में कर रहे हैं, और उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और आदरणीय का ये मानना है कि हम इसका प्रयोग करें, कुछ कम भाग में करें, और इसका प्रयोग करके देखें। और जैसे कि आप सभी सदस्य सुन रहे हैं, उसी तरह से आदरणीय नेकराम शर्मा पद्मश्री, हाँ,
हिमाचल प्रदेश से, उनके साथ ही ठाकुरदास जी भी अभी भी जुड़े हुए हैं। उनके मन में ये आ रहा है कि क्या धान का दलिया और गेहूँ का दलिया इस ज़मीन के लिए और हमारी दूसरों फसलों के लिए पौष्टिक का कारण बन रही है? कि क्या जैसे हम खेत में बुआई से पहले दूसरे जैसे गोबर की खाद है, दूसरी जो आर्टिफ़िशियल फर्टिलाइज़र है, उसको बो देते थे कि अच्छा उत्पादन हो, तो हम अन्न को ही कणकी के रूप में, पाउडर के रूप में बो रहे हैं और एक तरह से उसे पौष्टिकता मिल रही है और कुछ जो कमियाँ हैं, वो भी दूर हो रही हैं। तो ये वैसे मिरेकल है, ये करिश्मा है, लेकिन ये वैज्ञानिक तर्ज पर ये सत्य साबित हो रहा है। आदरणीय रमेशन मेहरा सर, जी, मैं आपके पास आता हूँ आपके प्रश्न के लिए। जी ओम, ये आपने जमीन के लिए तो बता दिया, पर अब जैसे मूंग में कीट बहुत आते हैं, तो कीट वो नियंत्रण के लिए क्या किया जाए? ये कीट नियंत्रण, इससे कीट नियंत्रण भी होगा। या गेहूं या गेहूं का आटा या कनकी का वो चिकनी पदार्थ से वो जड़ से ले मूंग मूंग का फसल जड़ से लेने से क्या होगा, वो उसको कीड़ों को वो पचता नहीं। या अपन जो खाते ना वो जमीन में दिए तो वो अपन को लीवर जिगर रहता, अपन को पचता। वो पौधे भी जड़ से लेता ना, उसका शरीर में पौधे के अंदर घुस जाएगा वो चिकनी, जो कणकी में या चावल में या गेहूं में रहता, वो चिकनी उसको रिपेलेंट हो जाएगा कीड़ों को। वो रिपेलेंट बोल रहे उसको पसंद नहीं आता। जी 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 जी। हाँ, और जैसे जो आपने मिट्टी का प्रयोग बताया था, क्या वो भी इस पे किया जा सकता है? उसकी प्रक्रिया क्या होगी? मिट्टी का प्रयोग तो वो स्प्रे में अगर कहीं भी दिखाई दे तो अरंडी तेल मिट्टी स्प्रे करे तो कीड़े पूरे जाएगा। तो अरंडी तेल या नहीं तो सरसों की तेल, कोई भी तेल उन्होंने थोड़ी मात्रा में मिट्टी में मिला के स्प्रे करे तो बिल्कुल जाएगा, कोई किसी तरह कीड़े नहीं रहेगा। अगर अपन जड़ से ये नीचे जमीन में डाल रहे ना, ये जड़ से खींच लेगा वो पौधे। जी 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 जी। इस वजह वो रिपेलेंट वो पसंद नहीं आता, वो उसका पास नहीं आया कीड़े फसल के बगल में। आप डाल के देखिए, ट्राई थोड़ा हिस्से में, अगर ज्यादा हिस्से में न कर रहे तो एक 4-5 गज में करो, एक 4-5 गज में करो, थोड़ा हिस्सा में, एक रूम उतना हिस्सा में ट्रायल। थोड़ा हिस्सा में आटा डालो, थोड़ा हिस्सा में कनकी डालो, तो गेहूं डालो, गेहूं का आटा डालो, ऐसा करे तो आपको समझ में आएगा। और कोई? सदन से निवेदन है कि जिन व्यक्तियों को भी कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपने हैंड रेज करें, और हैंड रेज करके आदरणीय दिनेश सर उनको बुलाएंगे और फिर वो अपने प्रश्न कर पाएंगे। जी हो। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय सुजीत सिंह जी का प्रश्न है कि मिट्टी और तेल का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो क्या रहना चाहिए? तेल का कि अगर जो तेल यूज़ करेंगे और वो किस यानी किस मात्रा में डाल सकते हैं? मिट्टी और तेल का अनुपात कैसा रहे? ये मैं पहले वीडियोस में है, एक 10 किलो मिट्टी में आधा किलो एरंडी तेल मिला के 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना। मगर कई अभी लेटेस्ट फाइंडिंग भी हो रहे, 200 ml तेल भी बस है, उसमें कुछ ये अपना क्या रीटा रीटा में मिला के तेल और रीटा को उससे भी नियंत्रण हो रहे। रीटा मालूम है ना सबको, वो सोप नट्स बोलते जी, इंग्लिश में, जी, अंग्रेजी में। जी, वो सोप नट जी, और ये तेल 200 ml
उससे कुछ बहुत सारे फंगीसाइड भी बन सकता है, कीटनाशक भी बन सकता है, ये दोनों मिलाने से। जी आपने ये प्रश्न का उत्तर दिया आदरणीय, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम आगे जो किसान जुड़े हुए हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी सुनेंगे, पुनः उनके उपयोग और उनके प्रयोग को भी सुनेंगे। उसी क्रम में आदरणीय कांजी भाई साहब गुजरात से जुड़े हैं, उनको भी हम सुनेंगे उत्तर के परिप्रेक्ष्य में। और पहले आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आपका हैंड रेज़ है। रेड्डी साहब, बहुत सुंदर। रेड्डी साहब, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से तो कोई कहने की बात नहीं। हम ये पूछ रहे थे कि ये जो आपने रीठा बताया, रीठा भी 200। हाँ, वॉइस कट हो रहा है, थोड़ा आवाज कट हो रहा है। सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। रीठा 200 ग्राम लेना है। हाँ, 200 से 250 इतना ही। रात को भिगाना, रात को रीठा को भिगाना, 1/4 किलो समझो। उसको बीज निकालने, सुबह छिलका निकाल देना और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके ये तेल के साथ मिला सकते, स्प्रे कर सकते। जी 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 सर, मेरा दूसरा प्रश्न भी था कि क्या इससे सकिंग पेस्ट जो है, क्योंकि जो कीड़े खाने वाले कीड़े हैं उनको तो कंट्रोल, क्या सकिंग पेस्ट भी जैसे व्हाइट फ्लाई है, माहू है, जो एफिड्स एसिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, ब्लैक थ्रिप्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में। जो लोग कैप्सिकम लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, उनके लिए तो ब्लैक थ्रिप्स के लिए आपने कुछ किया है क्या? जो हाँ, यहाँ एक सोयाबीन का, अभी सोयाबीन है ना, वो उसमें 18% तेल रहेगा। जी सोयाबीन को रात को भिगा के वो भिगा सो पानी के साथ ही उसको पीस के स्प्रे करे तो ये ब्लैक थ्रिप्स और ये सब थ्रिप्स, माइट्स, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू भी कम होगा। इससे पूरा नया आएगा इस सोयाबीन से। इतना जितना फायदा है पूछो मत, वो बहुत फायदा है सोयाबीन से। अगर सोयाबीन जड़ को दिए तो ड्रिप के अच्छा मुलायम पाउडर बना के, मुलायम उसका तेल का वजह से पाउडर नहीं बनता, उसमें 50-50 आटा, कौन सा गेहूं और 1 किलो सोया दोनों मिलाए तो आटा बनता, नहीं तो मक्का, गेहूं नहीं तो मक्का लेना 1 किलो, उससे मुलायम पाउडर बनेगा आटा का चक्की में। और वो पाउडर ड्रिप के माध्यम से भी दिए तो भी जड़ से, जब कोई भी पौधा जड़ से ये सोया को तेल को ले ऊपर खींच लेता, पहले तेल को खींच लेता, वो तेल सब कीट नियंत्रण कर देगा, सब कीड़ों के लिए वो बहुत शानदार काम कर। और बुरी नाशक का भी, फंगल डिसीज भी, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू स्पेशली। अपना रीटा से एंथ्रेक्नोज, लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल डिसीज, ये 3-4 डिसीज इससे कंट्रोल, नियंत्रण 100% नियंत्रण हो रहे। अभी कांजी भाई ये ग्रुप में है, अभी ये इसमें शामिल है, उन्हें बताएगा तो आपको गुजरात से। जी, जी, धन्यवाद सर। आदरणीय कांजी भाई सामने आए, मैं उनसे पहले आदरणीय गणेश गौड़ जी से भी उनके प्रश्न लूँगा। आदरणीय गणेश गौड़ जी, आप प्रश्न रखिएगा। जी ओम, मैं भी एक पूछना चाह रहा था अभी। जी प्रणाम रेड्डी जी को। और मैं चाह रहा था कि मूंग की जो कनकी होती है, दाल होती है, उसको भी अपन फेंक सकते हैं क्या? आप ट्राई करो, हम नहीं करे। हमको तो ये 2 सस्ता, मूंग जरा महंगा पड़ता ना,
ये कनकी और गेहूं तो हर किसान के पास मिलेगा। हाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा इस समय वो भी ट्राई करके देख लीजिए। जी जी, मैं करके देखता हूँ ये। हाँ, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एरंड का तेल है, इसकी बजाय अगर हम बीज को पीस के अप्लाई कर लें तो उससे भी फायदा हो जाएगा क्या? हाँ, बीज को उससे भी फायदा होगा। क्यों? उसमें तेल कहीं नहीं जाएगा ना, उस अच्छा रहेगा ना। क्योंकि ये तो बाजार से लाना पड़ेगा, और एरंड का ये है कि मतलब। नहीं नहीं, ठीक है। आप जैसा सोया को वो रात को भिगा के पीस रहे ना, ऐसे ही अरंड के भी भिगा के पीस लीजिए। जी जी। हाँ, वो भी सही है, जी, जी काम कर। धन्यवाद। और जो अभी जो रिसेंटली जो प्रयोग किया है आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने, उनके पास एक समस्या आई कि उनके पास लेबर कम हो गई थी। लेबर कम हुई तो उन्होंने देखा कि वीड मैनेजमेंट कैसे हो। फिर उनको ये आइडिया कुदरतन आया या उन्होंने पिछले भी प्रयोग किया, जो भी होगा वही बताएँगे। लेकिन उन्होंने फिर जो धान की कणकी को धान के ही खेत में छिड़क दिया और उसके बाद ये देखने में आया कि जो वीट कंट्रोल के साथ-साथ, जैसे आदरणीय मेहरा सर ने प्रश्न किया था कि जो कीटनाशक हैं उनको कैसे नियंत्रित करें, वो भी धान में स्वतः ही हुआ। और आदरणीय रेड्डी साहब ने ही पिछली वार्ता में बताया और अपने वीडियो में बताया कि उसमें पोषक ता भी अच्छी रही, पोषण भी पौधों को, फसल को बहुत अच्छी मिली। अच्छा, हरी एक भरी बात और। और जी। हरियाली बहुत हुआ, हरियाली। और हरियाली बहुत अच्छी आई। इसका मतलब जो नाइट्रोजन का भी अच्छा अनुपात हमारी फसलों को इस प्रयोग में मिला, इस सफल प्रयोग में मिला। इस प्रयोग को करने से पहले आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने किसी से भी ज़िक्र नहीं किया कि वो क्या कर रहे हैं। ये कई चीज़ों को ध्यान में रख कर के कई संवेदनशील बातों को, सेंसिटिव बातों को, जो कि आज हवा भी पकड़ देती है हमारी बातों को, उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने प्रयोगों को तब तक खुलासा नहीं किया जब तक वो सफल नहीं हुए। मैं इसी बात को लेकर पुनः आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय सदस्यों के पास पहुँचता हूँ। योगाहार टीम से हैंड रेज़ है, संभवतः आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। जी और प्रणाम आदरणीय वेंकट जी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। और जैसा आदरणीय दिनेश जी ने कहा, सरलता और सहजता के धनी, और आप स्वयं पहले जो है उसको प्रयोग करते हैं फिर बताते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, जैसा मूंग पर आज चर्चा कर रहे हैं कि हमारे मालवा में नर्मदापुरम तरफ मूंग में 6 बार कोरोजिन डालते हैं। कोरोजिन और सफाया जो निश्चित पूरा जहर है। इसका समाधान क्या आपने जो आपने उपाय बताए हैं, जैसा मेहरा जी ने कुछ प्रश्न किया था, मेरा एक आपसे पुनः निवेदन है कि इसका पूर्ण विराम लग जाए, किसान कुछ करके देखे। इसमें 100% रिजल्ट कैसे आएगा कि हमारा कोरोजिन की जगह हम जो है क्या प्रयोग करें कि हम यहाँ कोरोजिन न डाला जाए और ये सफाया का प्रयोग न करना पड़े, किसान को कोई ऐसा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। कोरोजिन खरपतवार का दवा है क्या? नहीं, कीटनाशक दवा है, इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड। हाँ हाँ, तो वो उसका जरूरत नहीं रे। एक कोई कोरोजिन इंसेक्टिसाइड पेस्ट वो कोई जरूरत नहीं रहेगा। ये अपना सीवीआर साइल में अभी कंजी भाई बताएगा इसके बारे में थोड़ा, है ना वो कंजी इसमें भाई? सर फूल खाने वाली इल्ली लगती है मूंग हाँ, में। जिस समय फूल आता है वो ये फूल खा जाती है इल्ली। नहीं कोई इल्ली नहीं आता। आप समय समय के अनुसार स्प्रे छिड़काव करे तो ये कोई भी इल्ली नहीं लगेगा। हम्म। जी, जी, ये इसी वार्ता दिनेश को। जी, कंजी भाई को एक बार बात हाँ, करो। इसी वार्ता को आगे ले जाते हैं। हम पहुंचते हैं गुजरात। और गुजरात जाने से पहले आदरणीय सदस्य आपकी उपस्थिति के साथ साथ आदरणीय सेठपाल जी पद्मश्री और आदरणीय नेकराम शर्मा जी पद्मश्री भी उपस्थित हैं। उन्होंने भी अलग अलग उपयोग किए हैं, वो भी इस वार्ता को सुन रहे हैं और इस प्रयोग को आगे ले जाने में वो भी बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आदरणीय कांजी भाई साहब, आप तक आते हैं और आप अपने अनुभव के आधार पर आज की वार्ता को प्रासंगिक बनाते हुए
कुछ प्रश्न सामने आ रहे हैं, उनका उत्तर दीजिएगा। नमस्कार सभी सदन के जुड़े हुए लोगों को। ये जो मुसवियार सर है, उनके माध्यम से 4-5 साल से हम यहाँ पे गुजरात में जो काम कर रहे हैं, तो अभी जो आपने मुख के बारे में बताया कि भाई उस फसल में जो प्रॉब्लम रहता है, तो आपको क्या करना है, जब भी फसल निकलने के बाद आप पहले से ही अगर आप स्प्रे में सबसॉइल यानी कि 1.5 फीट से 2 फीट तक की जो मिट्टी है, वो 5 से 10 केजी मिट्टी के साथ आप 200 ग्राम एरंडी तेल लेना है। और अरीठा अगर आप लेते हैं अरीठा, तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि एरंडी तेल है वो डिकम्पोजिंग हो जाएगा, तो वो स्प्रे में इतना पतला बन जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 केजी मिट्टी में दोनों हाथों से जब भी हम आटे में तेल डालते हैं, वैसे ही आपको तेल डालना है। और फिर अरीठा का अगर आपको पाउडर मिलता है या अरीठा आपको बाजार से खरीदते हैं, तो अभी गर्मी है तो आप कम अरीठा यूज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गर्मी में इतना अरीठा की जरूरत नहीं है। पर आप 100-150 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास अरीठा को आप पाउडर या अगर पूरा जो फ्रूट में लेते हैं, तो आपको पाउडर बना के उसे गर्म करना है पानी में, तो उसका जो ये जो हो जाता है पूरा ऐसे पानी जैसा घुल जाएगा। फिर आपको वो जो एरंडी मिट्टी डाली है उसमें आपको डालना है, फिर हाथों से मिट्टी को मसलना है। उसके कारण क्या हो जाएगा कि एरंडी तेल है वो डिकम्पोजिंग हो जाएगा। तो ये आपका किट के लिए बनेगा। तो मैं मानता हूं कि मूंग में जो इल्ली है, अगर थ्रिप्स थोड़ा सा भी कभी कभार आपको परेशान करेगा, पर इल्ली में 100% मिट्टी का रिजल्ट है। उसमें आपको कभी भी कोराजन का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा गर्मी में। दूसरी चीज क्या रहेगी कि अब अगर गर्मी में धूप ज्यादा रहती है, तो मिट्टी नाइट्रोजन को पकड़ती है, तो उससे आपको टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। उनका रीजन क्या है कि थोड़ा सा सुबह में ये जो मॉइस्चर रहता है, ओस रहता है, वो मिट्टी पकड़ती है, तो उसके कारण टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो ग्रोथ आपको डबल मिलेगा। ये पहला रीजन है मिट्टी का। दूसरा, उनका आपको बेनिफिट, उनके साथ आपको क्या करना है, अगर आपको ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए पौधों को, तो आपको 1 किलो गेहूं अंकुरित करना है और उनके साथ 1 किलो सोयाबीन अंकुरित करना है। फ्लावरिंग के समय अगर आपको नाइट्रोजन कम चाहिए, तो आपको 1.5 केजी गेहूं लेना है और 500 ग्राम सोया लेना है। सोया पौधों के ग्रोथ के हिसाब से लेना है। ज्यादा सोया लेंगे तो आपको नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा, तो फुटाव ज्यादा है। पर कम चाहे तो आपको 1.5 केजी गेहूं लेना है और 500 ग्राम सोया लेना है। अगर आप पहले से रेगुलर स्प्रे करते हैं मूंग में, तो दो स्प्रे के बाद अगर आपके आसपास जिसका भी जो भी किसान है जहाँ पे जो केमिकल फार्मिंग करता है, उनसे आपका ये अच्छा हो जाएगा। तो अभी आप गर्मी के फसल में बाजरी है, ज्वार है, ये मक्का है या मूंग है, उस चार में अगर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ कि अगर मैंने ज्वार अभी जो हमारे एरिया में चलती है, जो फार्मर ये मेथड करता है, तो उनको मैंने देखा है कि केमिकल से यूरिया डालने से भी ज्यादा ग्रोथ मिलता है उसमें, ये जो सोया और गेहूं में। तो आप पोषण के तौर पर मिट्टी के साथ आप रेगुलर यूज करें। फिर अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहता है कि भाई थोड़ी थ्रिप्स भी रहती है, तो आप उसमें नीम ऑयल भी डाल सकते हैं। पर पग के हिसाब से जो भी कंपनी का आप परचेस करते हैं, उनका जो माप जो रखा जाता है वैसे आप उसमें डालना है। तो ये 2-4 चीजें करना है। अभी जो हमारे गुजरात में जो अभी फसल चल रही थी, अभी चल रही थी चने की फसल, अभी पूरी होने के कगार पर है, और जीरा की फसल अभी है, और मस्क मेलन और वाटर मेलन। तो 5 से फसल में अभी मैं केमिकल के साथ ये जो ट्रायल के तौर पर मैं काम करता हूँ। कभी कभार खाली स्प्रे फार्मर करते हैं, जरूरत के हिसाब से फंगिसाइड भी उसमें डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है, कोई भी फसल में आप काम करें सिवियान मेथड में, तो आपको एक ध्यान खास रखना है कि भाई बारिश या ठंड के मौसम वाले जो फसल में आप काम करते हैं, तो उसमें फंगल डिसीज कभी कभार आता है।
तो उनके हिसाब से जब भी फंगल डिसीज का आप स्प्रे करें तो खाली मिट्टी ले, मिट्टी, गेहूं, सोया, और उनके साथ आप फंगिसाइड यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट मैंने देखा 2 गुना मिलता है। जो भी कारण है, पोषण मैनेजमेंट जो भी है, पर ये मैंने एक चीज देखी है, अगर आप ऐसे ही सोचे कि हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं और अभी यूज नहीं करना है तो ठीक है, पर सीवीआर सर भी आज वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं कि अगर जरूरत के हिसाब से हमारा जो कोई भी फसल है तो जरूरत के हिसाब से हम यूज करें केमिकल। हाँ, पक्का इतना मैं कहूँगा कि आप 50-60% केमिकल इस मेथड से आप कम कर सकते हैं। जो जो फसल ऐसी भी है जिसमें गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, उसमें आप 90% केमिकल कम कर सकते हैं। मैंने 4-5 साल से देखा है यहाँ पे गुजरात में। और उसके अलावा आपके पास जो कोई भी फसल है तो उसके कोई जो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जो ट्रायल किया है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप लगातार जुड़े रहिएगा और प्रश्न अन्य भी आ रहे हैं आदरणीय वेंकट रेड्डी जी के पास और आपके पास, और ये बात भी महत्वपूर्ण है। आदरणीय कांजी भाई साहब बहुत सारे किसानों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के साथ-साथ आपके पास सुविधा सेंटर है जिसमें कि बीज, खाद वगैरह सब उपलब्ध है। उसके बावजूद जो केमिकल्स, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो भी होने के बावजूद आप दे रहे हैं नेचर फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, और इन केमिकल्स का युक्त प्रयोग करके, विवेक के साथ प्रयोग करके आप फसलों को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यानी हम उस दौड़ में नहीं हैं कि जिसने जो कहा वो करेंगे। पहले प्रयोग हुए हैं, प्रयोग के साथ-साथ हमने देखा है कि किस तरह से और कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और हम किस रूप में और किस माध्यम से, किस विधि से केमिकल्स को और ज़हर को लगातार कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात के साथ जो कि आपके माध्यम से सामने आई है, मैं आदरणीय मोना भाटिया जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप बात रखिएगा। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो भी ये प्रयोग बता रहे हैं, वो फसल कितने दिन की हो जाए तब करना शुरू करना चाहिए? और बोने से पहले भी कुछ मिट्टी में ऐसा कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं कि शुरू से ही कुछ प्रिवेंशन हो जाए? तो थोड़ा-सा टाइम का बता दीजिए कि फसल कितने की हो तो स्प्रे करें और फिर कितनी हो तो फिर सोयाबीन और गेहूँ का स्प्रे करें या सिर्फ़ मिट्टी का स्प्रे करें? जो इसमें इसमें क्या रहता है कि अगर आप कोई भी फसल के हिसाब से जब आप पहला स्प्रे करते हैं, कोई भी वेजिटेबल है या जो भी आप फसल में काम करते हो, पर पहला स्प्रे में अगर आपको क्या करना है कि गेहूं जो है, गेहूं में जो नाइट्रोजन है वो मेंटेन नाइट्रोजन रहता है। गेहूं आप फसल से स्टार्टिंग से लेकर आप हार्वेस्ट तक कोई भी स्टेज में गेहूं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रेगुलर ज्यादा फॉस्फोरस रहता है, नॉर्मल जिंक रहता है और मैग्नीज और मैग्नीशियम भी रहता है, नॉर्मल कैल्शियम रहता है, पर उसका जो नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहता है। सोया में क्या रहता है, सोया में मैंने अलग अलग तौर पर ट्राई कराया है फार्मर को। समझो कि अभी बारिश के सीजन में मिर्च में मैंने ट्राई करवाया था। मिर्च में क्या रहता है कि उसमें एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम रहता है, वो मिर्च पे जो धब्बे पड़ने का प्रॉब्लम रहता है। पर जिसमें किसान ने सोया और गेहूं रेगुलर फंगीसाइड कभी कभार वो डालते थे, पर उसमें ये प्रॉब्लम कम आया, कम परसेंट 1% ही आया था। पर जो खाली केमिकल डालते थे उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आया था। तो सर जो बोल रहे हैं कि सोया से पाउडरी में, अभी समझो कि मस्क मेलन यहाँ पे गुजरात में मैं काम कर रहा हूँ, तो मस्क मेलन और वाटरमेलन में अभी सुबह का ठंड और दोपहर का गर्मी, उसके कारण टेम्परेचर बैलेंसिंग नहीं रहता है, तो पाउडरी का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है अभी। तो डाउनी पाउडर में अगर केमिकल के साथ ये जो मेथड चलाते हैं पोषण के तौर पर, तो मैं मानता हूं कि उसमें ऊपर से एक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक, किसी भी फार्मर को नहीं पड़ी है। वो पत्ता ही इतना शाइनिंग रहता है। मैंने ग्रुप में कभी कभार, जो सीवीआर ग्रुप में आप जुड़े, तो मैंने 1-2 बार ये फोटो डाले हैं, अगर आपने देखा है।
और उसमें एक फायदा क्या रहता है ज्यादा कि उसमें एक चीज ये भी मैंने देखी, केमिकल के तौर पर ये चलाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आया है कि कोई भी कीट जब अभी समझो कि गर्मी के कारण जीरा की फसल यहाँ पे निकल रही है तो उनकी जो थिप्स है वो ये जो अभी जो फसल चल रही है उनमें आ जाती है। तो खाली केमिकल में क्या होता है कि पौधा दवाई के कारण ये उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। पर रेगुलर ये मेथड साथ में जो किसान चलाते हैं तो उसमें ये दिक्कतें कम आती है, मैंने देखा है। तो जब भी आप कोई भी फार्मिंग करें, अगर नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो हमें कोई स्रोत ढूंढना चाहिए, पर अगर आप जो रेगुलर फार्मिंग करते हैं तो आपको खाली इस मेथड को आपको ऐड करना है। उनसे आपको मैं मानता हूँ 100% ये फायदा रहेगा, क्योंकि मेरा जो खेत है वहां पे हम 80-90 बोरी यूरिया करते थे कॉटन में। आज ये जो सिस्टम 5 साल से माइक्रोस भरपूर मात्रा में डालते हैं, गोबर का ये जो लिक्विड है ड्रिप में डालते हैं, रेगुलर इस मेथड के यूज करते हैं तो आज 10 से 12 ही बोरी यूज करते हैं यूरिया। तो समझो 80-90% जो नाइट्रोजन की खाद है वो कम हो गए। उनका रीजन क्या कि सोइल में इतने माइक्रोब्स बढ़ गए, जो एनपीके का रेशियो हर साल वो बढ़ता रहता है। तो ये मेरे खेत का मैंने आपको उदाहरण दिया। अगर आप भी वो सीवीआर मेथड यूज करते हैं सोया गेहूं मिट्टी के साथ तो गर्मी में मैं मानता हूं कि नाइट्रोजन की नहीं जरूरत पड़ेगी। मूंग है, ज्वार है, मक्का है, बाजरी है, 1-2 स्प्रे करके आप देखना। फिर अगर आपको प्रॉब्लम रहता है कि नाइट्रोजन की जरूरत तो आप यूरिया यूज करें, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि गर्मी में सीवीआर सर जो बताते हैं उसमें मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो वो जो टेम्परेचर के कारण वो मिट्टी नाइट्रोजन को बहुत पकड़ती है और बढ़ावा देती है। ये मैंने यहाँ पे लाइव देखा है, 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ अभी इस मेथड के माध्यम से। तो अलग अलग मौसम में उनका जो रिजल्ट है वो गर्मी में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको रिजल्ट। जी। और एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जब फूल आ रहे होते हैं, जैसे अरहर में फूल आता है जब, तो हम उस वक्त अगर ये स्प्रे करते हैं तो इसका असर तो होता है, लेकिन फूल फिर झड़ता है। फूल ऐसे लगता है जैसे उस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव असर आ रहा है। उसको किसी तरीके से हम ठीक करा जा सकता है? क्योंकि हम उस वक्त अगर स्प्रे नहीं करते तो फिर इल्ली आ जाती है, करते हैं तो इल्ली का प्रकोप बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा फूल का लॉस भी होता है। इसका भी कुछ तरीका है या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, आप स्प्रे में क्या क्या चीज कर रहे हैं? मिट्टी, अरंडी का तेल और रीठा। ओके। जो एरंडी क्या है कि अगर आप एरंडी बार बार यूज नहीं करना है। अगर आपको जरूरत है कि कोई भी फसल में कीट है, इल्ली है या जो भी है, तो आप बार बार एरंडी यूज करें। अगर आपको लगता है कि अभी कोई कीट नहीं है, मिट्टी आप बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। पर आप एरंडी तेल आपको बार बार यूज नहीं करना है। वो आप जब भी आपको लगता है कि ज्यादा इल्ली का प्रकोप है तभी आप यूज करें, वरना आप रेगुलर गेहूं, मिट्टी और अरीठा भी ठंड और ये जो बारिश के मौसम में रेगुलर यूज कर सकते हैं। गर्मी में कम यूज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है अरीठा, क्योंकि गर्मी में इतना फंगल डिसीज नहीं रहता है जो ये बारिश और ठंड में रहता है। तो आपको क्या करना है, एरंडी तेल कभी कभार यूज करना है, बाकी रेगुलर यूज करें तो थोड़ा सा फॉस्फोरस ज्यादा होने के कारण जिंक डेफिशिएंसी आएगी उसमें भी, क्योंकि एरंडी तेल में ज्यादा फॉस्फोरस रहता है। तो आपको जरूरत के हिसाब से यूज करना है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सोया और गेहूं आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। उसमें जो वेट आएगा वो और जो दाने की साइज रहेगी वो मैंने देखा है कि केमिकल से भी बढ़िया रहती है। अरहर की जो ये जो दाल आप जो बोलते हैं उसमें, ये मैंने यहाँ पे ट्राई करा है। अभी यहाँ के जीरे की फसल हमारे यहाँ एरिया में चल रही थी इस सीजन में, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्लाइट का आया। जो यहाँ पे वेदर इस सीजन में फेवरेबल नहीं था, तो केमिकल हर साल के हिसाब से ज्यादा यूज करना पड़ा। पर जो फार्मर ने रेगुलर अरीठा यूज किया है उसमें ब्लाइट केमिकल के साथ यूज में कराता हूँ मेथड, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और आया तो भी 1 से 2% ही आया है।
तो ये चीज मैंने देखी। दूसरी चीज क्या देखी कि जीरा की जो क्वालिटी बनी वो केमिकल से ज्यादा बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है। हर साल मैं यहाँ पे काम कराता हूँ, वो सर के माध्यम से कराता हूँ, उनसे पूछ के ही कराता हूँ। पर आप रेगुलर अगर कभी कभार ये ठंड के मौसम या बारिश के मौसम में प्रॉब्लम रहता है तो आप कॉपर बेज खट्टी साइज जो है वो आप 500 ग्राम पर पंप में डाल सकते हैं फंगल डिसीज के लिए। तो वो आपको ये प्रॉब्लम में 100% आपको सपोर्ट करेगी। वो खट्टी सास जो हम बोलते हैं उसे बटर मिल्क जो हम बोलते हैं, वो कॉपर डालने के बाद हम पर पंप में आधा लीटर डाल सकते हैं उसमें, इस मेथड के साथ। मिट्टी के साथ ही आप बोल रहे हैं, मिट्टी के साथ ऐड हाँ कर सकते हैं खट्टी ठीक है, सास? उस सोया के साथ ही आप यूज कर सकते हैं उसमें। तो आपने ये बोला कि गेहूं किसी भी फसल के किसी भी स्टेज पे यूज हो सकता है और कितनी बार भी यूज हो सकता है। तो तेल और रीठा है वो थोड़ा डिजीज को देखते हुए इस्तेमाल करना है। बस और सोयाबीन बेसिकली नाइट्रोजन ज्यादा देता है तो उसको वेजिटेटिव स्टेट में डालें, उसको फ्रूटिंग स्टेज में कम डालें। हाँ, उसमें क्या रहता है सोया में, जब भी आप लास्ट स्टेज में डालते हैं तो थोड़ा सा ये आपको साइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में आप फ्लावरिंग अवस्था में भी डाल सकते हैं, उसमें भी फ्लावरिंग, क्योंकि सोया में गेहूं में जो न्यूट्रिशन आता है वो सोया में आता है। सोया में ज्यादा प्रोटीन होने के कारण नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। सोया में दूसरी चीज, सोया में फायदा क्या रहता है कि सर ने जो बोला नीचे डालने में, नीचे डालने में मैं 2 साल से गेहूं में सोया मक्का हमारे खेत में डालते हैं और दूसरे फार्मर, तो उसमें जो गेहूं में जो रोटी जो बनती है वो सुबह की रोटी अगर आप शाम तक भी अगर यूज करें तो भी वो इतनी सॉफ्ट रहती है। ये तो हर एक फार्मर का रिव्यू यहाँ मेरे एरिया में मैंने देखा है। पर कणकी वाला जो प्रयोग है, सर ने जो महाराष्ट्र वाले का महेश भाई का नाम जो लिया, उनके साथ मेरी भी बात हुई है मेरे खेत में, पर मेरे खेत में इतना ऑब्जर्व नहीं किया है। पर मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ इस मेथड गेहूं में। पर जो गेहूं बनता है, मैंने फोटो डाला है सर के व्हाट्सएप में, वो ग्रुप में डाल देंगे, अच्छा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और एक चीज भी, अगर जो फार्मर हमारे ग्रुप में यहाँ पे जुड़े हैं, जिनके पास ये जो पशुधन रखते हैं और ड्रिप जिनके पास रहते हैं, तो मैं एक मेरा खेत का जो ट्राई है जो सर ने अभी तक इस सीजन में एक नया प्रयोग किया था, वो आपको बताएंगे आगे। जो वीड्स रहता है वो उन्होंने जो अंगूर में यूज किया है। तो एक चीज जो यहाँ पे मैं गुजरात में जो फार्मर को सिखाता हूँ कि हमारा जो गोबर का खत है वो 12 महीना ड्रिप में जाना चाहिए। और उनके साथ अगर ये वीड्स वाला जो जो ट्रायल है वो मैं अगले सीजन में करने वाला हूँ, पर सर आगे उनके उनके बारे में बताएंगे, तो वो भी मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। जो हम यहाँ पे गोबर ड्रिप में छोड़ते हैं और हर एक किसान ड्रिप में छोड़ सकते हैं फिल्टर बना के। वो मेरा खेत का जो ट्रायल है, मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ गुजरात में। सारे फार्मर ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर आप वीड डिकम्पोजिंग करेंगे तो मैं मानता हूं कि न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स सॉइल के अंदर ज्यादा आएंगे। वो सर आगे जाके बताएंगे, सिद्धार्थ सर ने जो वीड्स यूज किया है उनके खेत में। पर मैंने जो गोबर जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ ड्रिप में, वो हम हर एक किसान कर सकता है। उसमें अगर अनेरोबिक ट्यूब जो फार्मर खरीदते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं रहती है। आप 1000 से लेकर, अगर कोकरेट में बनाते हैं तो आपको जमीन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, और पॉलीथीन में अगर आपको बनाते हो तो 1000 से 1500 रुपए के खर्च में या 2000 रुपए के खर्च में ये सिस्टम बन जाती है। और उसमें हम आगे जाके वीड का ट्रायल करेंगे सर के माध्यम से। फिर मैं अगले 1 साल के बाद उनका भी मैं रिव्यू दूंगा। पर सर अगर आप जुड़े हैं तो वीड्स के बारे में आप बताएं कि आपने जो ट्रायल किया था और डिकम्पोजिंग होने के बाद उनका जो एनपीके का रेशियो जो बनता है वो आप एक बार सदन को बताएं सर। हाँ, वो वीड्स बोले तो खरपत, वो घास अपना क्या लान में कट करने के बाद लान रहता ना, और ये बरमूडा घास बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सभी जगह में हर एक फार्मर के पास रहता वो घास। उसको टुकड़ा टुकड़ा कुट्टी कुट्टी छोटा छोटा चाप कटर में कुट्टी बना के वो सड़ दिए तो एक 15 दिन उसका पानी ड्रिप के माध्यम से दो, या नहीं तो कोई भी खरपतवार का
खरपतवार का तो उतना मैं नहीं देखा, मगर ये घास का तो बहुत बढ़िया एनपीके मिलेगा और कैल्शियम, फास्फोरस, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे, सड़ते हुए वो फिक्स करेगा। उसका रिजल्ट बहुत शानदार है। मेरा अंगूर में तो वो देखने लायक था। वो 25 साल का पेड़ वो निकालना सोचता था, मगर वो बहुत थोड़ा मात्रा में एक ड्रिप के बाद थोड़ा गड्ढा, 2-4 इंच गड्ढा खोद के उसमें एक मुट्ठी ऐसा वो घास डाला, उसका ऊपर 1 पाव किलो अरंडी खल्ली डाला था और ढक दिया जमीन से। ढकने के बाद पानी ड्रिप तो रोज गिरेगा ना उधर, उससे तब मौसम भी अच्छा था। मई महीने में हमारे इधर पिछले साल बादल और बारिश आ रहा था, तब इतना ग्रोथ बढ़ गया उसका। वो मई महीना, जून महीना सब पिछले साल धूप नहीं आया था, ज्यादा तेज गर्मी नहीं रहते, और उसके वजह से वो शानदार काम किया उसका। कभी जो भी कर घास सकता आपने है। बताया है, क्या ये गाजर घास है? गाजर बरमुडा घास बोलते, ये अपना लान्स रहता ना, लान घर का सामने या क्रिकेट मैदान में लान रहता ना, वो घास। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। जी, ये ये गाजर दूब घास ही घास, है। दूब बरमूडा दूब। घास, गाजर घास कोई बोलते हैं। दूबा दूबा। नहीं, वो बरमुडा, इंग्लिश अंग्रेजी में दूबा, बरमुडा घास, दूबा, हिंदी में बरमुडा। बरमूडा मतलब दूबा। हाँ, वो घास को कुट्टी बना के टुकड़ा टुकड़ा बना के थोड़ा मात्रा में दिए तो बस वो सड़ते हुए एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन खींच लेगा। उसमें भी एनपीके भी, पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ रहेगा वो घास में, भरपूर पोषक तत्व रहता। वो ऐसा महसूस, मेरा 3-4 प्रकार की जमीन है मेरा अंगूर के अंदर, मगर सभी ये देने से हर जमीन में, हर एक कोने कोने में भी अच्छा रिजल्ट पाया गया। ये इतना बढ़िया है इसका ये टेक्निक। आप जो बरमूडा घास बता रहे सर, ये सफेद फूल वाली है ना, जिसमें बारीक बारीक सफेद फूल आते हैं? फूल नहीं आता इसको जी इंग्लिश। जी आदरणीय, नहीं ये नहीं, आदरणीय क्या दूबा, दूबा की बात कर रहे हैं? आदरणीय, बरमूडा घास मतलब दूबा की बात कर रहे हैं। जी जी आदरणीय, वेंकट जी की वार्ता से स्पष्ट हुआ है कि जो घास लॉन में लगाई जाती है, यानी जो लॉन में खेलने के लिए और उस पे चलने के लिए लगाई जाती है, यानी वो दूब ही है। और उस दूब की अगर कुट्टी की जाती है, से चॉप किया जाता है, तो उसका प्रयोग ही आदरणीय बता रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप प्रश्न रखिएगा, और समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्नों का आकार थोड़ा छोटा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सदन को सादर प्रणाम सर। मैं ये पूछ रहा था कि आपने एक जमीन के नीचे केचुए कैसे बढ़े हैं, या मतलब असवर कैसे बढ़े, उसका कोई प्रयोग किया है क्या, ताकि जमीन ज्यादा उपजाऊ हो सके? असवर बढ़ाने का कोई प्रयोग किया है? क्या समझे नहीं? कंजी भाई समझे क्या आप? हाँ हाँ हाँ, वो जो आप जो पूछ रहे हैं ना कि जमीन के अंदर केचुए और माइक्रोब्स, वो कण की जब भी आप डालेंगे उसमें, तो उससे जी जी। बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में केचुए है, क्योंकि उनका वो फूड है, माइक्रोब्स का वो फूड है। तो माइक्रोब्स जो है वो केचुए का फूड है। तो आप रेगुलर, और ये जो मैंने बोला ना कि गोबर का जो लिक्विड वाला, वो मैं 1 साल के बाद मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगा, जो ये वीड्स वाला, अगर वो साथ में डिकम्पोजिंग होकर आप रेगुलर यूज करेंगे, तो आपके खेत में भरपूर मात्रा में केचुए आते हैं। क्योंकि हमारे खेत में हमने देखा है कि रेगुलर ये 2 सिस्टम हमने डेवलप की है। तो सोयल बहुत, जिस जमीन में हमने हर साल जिप्सम डालना पड़ता था,
तो आज वो 5-6 साल हो गए, पर अभी जिप्सम की जरूरत नहीं है, इतनी सॉफ्ट सोइल हो जाती है उसमें। तो एक दो चीज है जो मैंने प्रैक्टिस के तौर पर किया है, पर मैं ग्रुप में डालूंगे। अगर आप सीवीआर ग्रुप में है, अगर दिनेश भाई से अगर आप नंबर आप अगर नहीं है तो डाल देना, वो दिनेश भाई आपको सीवीआर ग्रुप में ऐड कर देंगे। मैं जो मेरा खेत वाला जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो मैं सिस्टम ग्रुप में डालता हूँ। फिर अगर आप उनके बारे में पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं कभी कभी भी, और रविवार को अगर आप वीडियो कॉल करके भी मैं आपको बता सकता हूँ उसमें। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। पहले तो मैं सदन को जानकारी दूं कि बरमूडा ग्रास यानी जिसको हम दुर्वा बोलते हैं, गणपति को जो चढ़ाया जाता है, पक्का पक्का है, अभी वो पक्का है। वो ग्रास है, वो घास है दुर्वा, सभी को पता है, गणपति को चढ़ाने वाला। पक्का। यहाँ में हमारा यहाँ भी गणपति को चढ़ाते। जी जी, बस वही घास है। हाँ। तो दूसरी चीज मैं रेड्डी साहब से विनती करना चाहता था कि आपका तकनीक बहुत अच्छा है और अलग अलग उसमें प्रयोग भी हो रहे हैं। रेड्डी सर, आपके जैसे ही कम से कम 8-10 लोग हैं, अलग अलग प्रकार के तकनीक बताते हैं। 10 ड्रम तंत्र ज्ञान है, बाकी भी दूसरे है। तो ये अभी किसानों में कंफ्यूजन ये होता है कि ये 8-10 जो तकनीक है उसमें से कौन सा तकनीक करना, रेड्डी साहब का अपनाना या चौहान साहब का अपनाना या 10 ड्रम वाला का अपनाना। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे, आप बहुत बुजुर्ग हो और आप मान्य जनमान्य भी हो, एक मंच पे इन सबको बुला के, और वो ये मैं थोड़ा रिक्वेस्ट पवन सर से करना चाहता हूँ कि पतंजलि जैसी, पवन सर जैसी अगर संस्था इन सबको एक 4-5 दिन के लिए इकट्ठा बुलाते हैं और उसमें से निचोड़ करके एक कॉमन निकालते हैं, तो वो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो किसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा अपनाना, कैसे करना करके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी। इस संदर्भ में यदि आप कुछ गाइडेंस कर सकते हो तो बताइए। धन्यवाद। जी 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 आदरणीय, संभवतः ये प्रश्न आदरणीय दुबे सर ने अलग अलग मंचों पे रखा है, और मैं सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दुर्वा घास जो कि गणेश जी को चढ़ाई जाती है, और नानक जी ने कहा है कि नानक नन्हे हो रहो जैसी नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। तो ये हमारी जो कृषि पद्धति है, प्रैक्टिसेस है, वो भी इसी तरह से खूब आगे बढ़े। आपने आदरणीय पवन सर का नाम लिया, मैं आदरणीय पवन सर से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपनी वाणी से आज की वार्ता में कुछ इनपुट दीजिएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर चर्चा हमारी हुई है, उसके लिए वेंकट जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए, और साथ में कांजी भाई के द्वारा जो जमीनी स्तर पर भी जो उन्होंने गुजरात में काम किया है, उन पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय पर लगातार इस पर हम समय समय पर संवाद करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, और इस जो अनुभव आधारित ज्ञान है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक के डॉक्टर दुबे ने जो सुझाव दिया है, मैं स्पेसिफिकली उसी चीज पर आता हूँ। मुझे लगता है कि सबकी जो अलग अलग पद्धतियां हैं, सबके अलग अलग अनुभव हैं, और ये सारे अनुभव किसानों के को प्रेरित करने के लिए है कि वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उस अनुभव का लाभ जो भी उनको उचित लगता है उसको लेने का प्रयास करें। अगर हम कहें कि नहीं, ये सारी पद्धतियों को मिला करके एक ही पद्धति की जाए, तो ये भी शायद हमारी जो डाइवर्सिटी है इनोवेशन करने की, नवाचार करने के जो हमारे अलग अलग तरीके के अनुभव मिले हैं, उनको भी शायद एक ही जगह पर सीमित करने का प्रयास करेगी। तो अभी की स्थिति में तो अभी हमें और ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है। जैसा कि अभी वेंकट रेड्डी जी ने भी बताया कि आप किसान एक वर्ग मीटर में, 1 गज में, 2 गज में, 4 गज में, 10 गज में अलग अलग पदार्थों का उपयोग करें, और उसका लें, और अपनी स्थिति के अनुसार उसमें उनके जो अपने अनुभव आते हैं, अपनी परिस्थिति है, अपना श्रम है, अपना रॉ मटेरियल की उपलब्धि है,
और कई सारी और भी कारक हैं जो कि किसान एक डिसीजन लेता है कि मुझे कौन-सी पद्धति पर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा जब वो स्वयं करेगा तो ऐसे सब किसानों को साथ लेते हुए भी साथ बैठने की ज़रूरत है जिससे कि उनके अनुभवों का आदान-प्रदान हो सके और हो सकता है कि उस वजह से भी शायद कुछ नया नवाचार, नई तकनीक सामने निकल कर के आए। और उद्देश्य तो यही है कि जो भी तकनीक का उपयोग किया जाए, जो सबसे ज़्यादा सफल हो, जो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक हो, शायद डॉक्टर दुबे का इशारा इस तरफ भी है कि कौन-सी तकनीक का हम इस तरह से चयन कर सकें और उसको चिह्नित कर सकें। और मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होना सबको साथ लेकर के